सभी मित्रों को राम राम। आपके अपने चैनल पे आपका स्वागत है। तो जो हम बात कर रहे थे भारतीय न्याय संहिता 2023, उसमें हमने पीछे जो बात जो की थी वो की थी झपटमारी के ऊपर धारा 304। ठीक है। और धारा 305 निवास गृह, यातायात के साधन या पूजा स्थल आदि में चोरी। फिर धारा 307 के बारे में हमने चर्चा की थी, चोरी करने के लिए मृत्यु, उपत्ति या अवरोध कारित करने की तैयारी के पश्चात। ठीक है। तो आज जो हम बात करेंगे वो है जबरन वसूली, धारा 308 की उपधारा 1। तो आज हम बात करने जा रहे हैं जबरन वसूली। जबरन वसूली क्या होती है, और इसको ही बोलते हैं उदापन। इसको ही उदापन बोलते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आइए शुरू करते हैं। तो ये जो है थोड़ा मिस्टेक है, इसका होगा उद्दीपन। ठीक है। धारा 308 की उपधारा 1 जबरन वसूली। ठीक है। तो जबरन वसूली या उदापन क्या होता है, इस अनुभाग में जबरन वसूली को परिभाषित किया गया। ठीक है। और इसके लिए दंड का प्रावधान है। भाई परिभाषा देखते हैं। जबरन वसूली की परिभाषा धारा 308 की उपधारा 1, जानबूझकर किसी व्यक्ति को चोट लगने, समय को या दूसरों को का भय पैदा करना और इस प्रकार बेईमानी से उसे कोई संपत्ति, मूल्यवान प्रतिभूति या उसके हस्ताक्षर या मोहरबंद कोई भी ऐसी वस्तु सौंपने के लिए प्रेरित करना जिसे मूल्यवान प्रतिभूति में परिवर्तित किया जाए, जबरन वसूली है। क्या बोल रही है धारा 308 है कि जबरन वसूली या उदापन क्या है, किसी भी व्यक्ति को चोट लगने का भय, ठीक है, या तो उसको खुद को या उसके संबंधित को, किसी को, उसका लड़का होगा, उसकी लेडीज हो गई, पिता भाई, किसी को भी ऐसे बोल दे कि ये काम तू कर दे, नहीं तो या तो तेरे को या तेरे किसी संबंधी को चोट पहुंचाई जाएगी, इसका भय पैदा करना और इस प्रकार बेईमानी से उसे संपत्ति, या तो कोई संपत्ति या मूल्यवान कोई प्रतिभूति हो, या उसके हस्ताक्षर करा ले किसी कोरे पेज पे, या कोई मोहर मरवा ले जो चलती हो उसकी, कोई भी ऐसी वस्तु सौंपने के लिए प्रेरित करना जिसे मूल्यवान प्रतिभूति में परिवर्तित किया जा सके, जबरन वसूली। उदाहरण देखते हैं भैया जबरन वसूली या उदापन के उदाहरण। मान हानि की धमकी देना भाई। ठीक है। पैसे का भुगतान न किए जाने पर मान हानिकरण कहानी प्रकाशित करने की धमकी देना। ठीक है। कोई व्यक्ति है, उसको कोई व्यक्ति धमकी दे देता है किसकी, मान हानि की, कि तुम्हारे खिलाफ ऐसे ऐसे आर्टिकल में छाप दूंगा अखबार में, नहीं तो इतने पैसे दे दो। तो ये क्या, जबरन वसूली है। ठीक है। परिवार को धमकी, वचन पत्र पर हस्ताक्षर न होने तक किसी व्यक्ति के बच्चे को अवैध रूप से हिरासत में रखने की धमकी देना। ठीक है। या तो ऐसे बोल दे कि इस पर हस्ताक्षर कर दे, नहीं तो तुम्हारे बच्चे को अवैध रूप से हिरासत में रखेंगे।
या अपहरण कर लेंगे या कुछ पैसे मांग ले, तो ये जबरन वसूली है। बल प्रयोग की धमकी, किसी व्यक्ति के खेत को जोतने के लिए बलवानों को भेजने की धमकी देना, जब तक कि वह एक बॉन्ड पर हस्ताक्षर न करते। ठीक है, ये भी धमकी है, बल प्रयोग की धमकी। ठीक है, कोई व्यक्ति धमकी दे दे, या तो इस तुम्हारी जमीन मेरे नाम कर दे, नहीं तो मैं जोरामर्दी तुम्हारा खेत जोतूंगा। कैसे जोतूंगा? लोगों को भेजने की धमकी देना, जब तक कि वह एक बॉन्ड पर हस्ताक्षर न करते। ठीक है, तो कहने का आशय ये है, जबरन वसूली धारा 308(1), धारा 308 की उपधारा 1, जानबूझकर किसी व्यक्ति को चोट लगने या तो समय को या उससे उसके संबंधित को का भय पैदा करना। ठीक है, यानी कि जानबूझ के मारेंगे, का भय पैदा करना, और इस प्रकार बेईमानी से उसे कोई संपत्ति, मूल्यवान प्रतिभूति, मूल्यवान प्रतिभूति जैसे कोई शेयर हो, मार्केट में शेयर हो गए, ठीक है, या हस्ताक्षरित मोहर, कोई भी ऐसी वस्तु सौंपने के लिए प्रेरित कर रहा है कि मेरे को दे दे तू, जिसे मूल्यवान प्रतिभूति में परिवर्तित किया जा सके, वो जबरन वसूली है। ठीक है, ये इसके कुछ उदाहरण थे नीचे। माना आने की धमकी, परिवार को धमकी, बल प्रयोग की धमकी। आगे देखते हैं, केस देखते हैं इसके बारे में, केस इसके बारे में देखते हैं, केस पेंस पे दो। कै ये धमकी देता है कि यदि ये ने उसको धन नहीं दिया, अब कै कोई व्यक्ति वो ये को धमकी देता है कि अगर तूने मेरे को धन नहीं दिया तो वह ये के बारे में मान हानिकरण अपमान लेख प्रकाशित करेगा। अपने को धन देने के लिए वह इस प्रकार ये को उत्प्रेरित करता है। कै ने उदापन या जबरन वसूली की है। ठीक है, वो धारा 308(1) का दोषी है। ठीक है, क्या कोई व्यक्ति है, ये को धमकी देता, या तो तू मेरे को पैसे दे दे, अगर तू पैसे नहीं देगा तो मैं मान हानिकरण अपमान लेख, तुम्हारे अपमान का, जिससे तुम्हारा अपमान हो ऐसा लेख प्रकाशित करूंगा। ठीक है, अपने को धन देने के लिए वो किसको उत्प्रेरित कर रहा है? ये को उत्प्रेरित कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या है? जबरन वसूली है। ठीक है, यानी कि उदापन है। अगला केस देखना, कै ये को यह धमकी देता है कि यदि वह कै को कुछ धन देने के संबंध में अपने आप को आबंध करने वाला एक वचन पत्र हस्ताक्षरित करके कै को प्रदत्त नहीं कर देता, तो वह ये के शिशु को सदोष प्रतिरोध में रखेगा। ये वचन पत्र हस्ताक्षरित करके पारित कर देता है, कै ने उदापन किया। ठीक है, अब कोई कै नाम का व्यक्ति है, ये को धमकी देता है कि या तो कोई चेक भर के तू मेरे को दे दे, क्यों चेक के ऊपर तो उसके हस्ताक्षर होंगे तभी तो मूल्यवान प्रति बनेगी, नहीं तो मैं तेरे बच्चे को, यानी कि 5 लाख का चेक दे दे, ऐसे मान लो 5 लाख का चेक दे, 10 लाख का चेक दे दे, कुछ भी दे दे, चेक भर के मेरे को दे दे, नहीं तो मैं तेरे शिशु को, जब उसका बच्चा है उसका क्या कर दूंगा? अपहरण कर दूंगा। ठीक है, अब ये क्या करता है? ये वचन पत्र हस्ताक्षर करके दे देता है, तो यहाँ पे कै ने क्या किया है? उदापन किया।
ठीक है, उदापन या जबरन वसूली की। अगला किस देखना, क यह धमकी देता है कि यदि यह ख को कुछ उपज परिदत्त कराने के लिए शासित युक्त बंद पत्र हस्ताक्षरित नहीं करेगा और ख को न देगा तो वह ये के खेत को जोत डालने के लिए लठेत भेज देगा भाई। ठीक है, और उसके द्वारा ये को वह वचन पत्र हस्ताक्षरित करने के लिए और परिदत्त करने के लिए उत्प्रेरित करता है। क ने उदापन किया। ठीक है, तो ये भी क्या है, एक उदापन या जबरन वसूली का क्या मामला। आगे चलते हैं। धारा 308 उपधारा 2। ठीक है, ये धारा 308 उपधारा 2। इसमें क्या लिखा है ये देखते हैं। ठीक है, जो कोई उदापन जबरन वसूली करता है वह दोनों में से किसी व्यक्ति के कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी, 7 वर्ष तक का कारावास हो सकता है भाई इसमें, या जुर्माने से दोनों से दंडित किया जाएगा। ये धारा 308(2) में लिखा। अब देखते हैं धारा 308(3). जो कोई उदापन जबरन वसूली करने के लिए किसी व्यक्ति को किसी स्थिति के पहुंचाने के भय में डालता है। ठीक है, किसी व्यक्ति को चोट या स्थिति पहुंचाने के भय में डालता है या भय में डालने का प्रयत्न करता है तो दोनों में से किसी व्यक्ति के कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। 300 धारा 308 के अंदर तो ये कहा है, 300 धारा 8 की उपधारा 2 में ये कहा है अगर उदापन करता है उसको तो वो वस्तु मिली गई, वसूली करी ली उसने, तो 7 वर्ष की सजा है। फिर धारा 308 की उपधारा 3, इसमें यह कहा गया है अगर किसी व्यक्ति को डर दिखा के, ठीक है, डर में डाल के या डर में डालने का प्रयत्न करता है, कोई व्यक्ति उदापन के लिए यानी कि जबरन वसूली के लिए किसी व्यक्ति को डर में डालता है कि मैं ऐसा कर दूंगा, नहीं ये कर दे। अब वो डर में डाला लेकिन वो अभी तक उसने किया नहीं है कुछ, डर में डाला है, किसी व्यक्ति को डराया है, और वो अगर जाके शिकायत कर दे कि इसने मेरे को धमकी दी है, ठीक है, या तो मेरे को 2 लाख रुपए दे दे, नहीं मैं तेरा बच्चा उठा लूंगा, तो अभी उसने 2 लाख रुपए दिए नहीं, अभी पैसे तो दिए ही नहीं है। जब पैसे दे देगा तो वो क्या हो जाएगी, जबरन वसूली हो जाएगी, लेकिन ये दिए नहीं है, उसने धमकी दी व्यक्ति ने। तो ये धारा किस में है, धारा 308 की उपधारा 3 में, और इसके लिए 2 वर्ष तक की अवधि का कारावास हो सकता है, हो सकेगी, 2 वर्ष तक की सजा और जुर्माना दोनों भी दंडित किए जा सकते हैं। अब आगे है धारा 308(4). धारा 308 की उपधारा 4, जो कोई उदापन करने के लिए किसी व्यक्ति को समय उसकी या किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु, इसमें क्या थी, चोट के बारे में बोल रखा था, स्थिति के बारे में, और इसमें बोल रहा है मृत्यु के बारे में, मृत्यु या घोर उपत्ति के भय में डालता है या भय में डालने का प्रयत्न करता है। धारा 308 की उपधारा 3 में स्थिति के बारे में बोला था, अगर कोई स्थिति के भय में डालता है, ठीक है, और इसमें क्या बोला, मृत्यु या घोर उपत्ति के बारे में भय में डालता है,
तो इसमें सजा कौन सी होगी? 7 वर्ष तक की सजा हो सकेगी। और क्या होगा भाई? जुर्माना भी होगा, दोनों भी हो सकता है, और जुर्माने का भी दायी होगा। ठीक है। अब धारा बात करते हैं 308 की उपधारा 5। जो कोई किसी व्यक्ति को समय उसकी या किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु या घोर उपत्ति के भय में डालकर उदापन करता है, यहाँ पे कर गया है, पैसे ले गया, यहाँ पे तो डराया है, इनमें तो दोनों में डराया है, और इसमें कर ही दिया, फिर इसमें भी कर गया। ठीक है। इसमें मृत्यु और घोर उपत्ति के भय में डालकर उदापन करता है। ठीक है। कर ही गया, ये पैसे ले ही गया या कोई वस्तु ले गया, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। किसी को कोई धमकी दे देता है, मैं तेरे लड़के को मार दूंगा, ठीक है, तू मेरे को 10 लाख रुपए दे दे, वो डर जाता है, वो बिना शिकायत करे उसको 10 लाख रुपए दे देता है। ठीक है। तो पैसे ले गया वो, तब वो जाके शिकायत करता है कि इसने मेरे से धमकी देके इतने पैसे ले लिए, तो इसने वसूली कर ली है। इस दौरान इसको 10 वर्ष की सजा होगी, 10 वर्ष की सजा हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। ठीक है। अब अगली धारा देखते हैं, धारा 308 की उपधारा 6। जो कोई व्यक्ति उदापन करने के लिए, जबरन वसूली करने के लिए किसी व्यक्ति को स्वयं उसके विरुद्ध या किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध यह अभियोग लगाने का भय दिखलाता है या यह भय दिखलाने का प्रयत्न करता है कि उसने ऐसा अपराध किया है या करने का प्रयत्न किया है जो मृत्यु से या आजीवन कारावास से या 10 वर्ष तक के कारावास से दंडनीय है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। यह समझने वाला पॉइंट। ए व्यक्ति है कोई, ठीक है, ए व्यक्ति है कोई, ए व्यक्ति को कोई ऐसे मान लो डरा देता है। ठीक है। कैसे डराता है? ए व्यक्ति को कोई व्यक्ति डराता है, बी व्यक्ति डराता है और ये बोलता है तूने किसी की हत्या की है। ठीक है। तूने किसी की हत्या की है, ऐसा अपराध किया है, और हत्या की सजा आपको पता ही है, मृत्यु की जो सजा आजीवन कारावास भी हो सकती है, 10 वर्ष तक भी हो सकती है। ठीक है। तो ये डर दिखा के उससे वसूली करता है, तो वो धारा 308(6) में आएगी और इस दंड के लिए उस व्यक्ति को 10 वर्ष तक की सजा हो सकती है और जुर्माने का भी दायी होगा। ठीक है। इसमें साफ लिखा है, जो कोई जबरन वसूली के लिए किसी व्यक्ति को, कोई व्यक्ति है उसको स्वयं उसके विरुद्ध यानी खुद के विरुद्ध या किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध या किसी दूसरे व्यक्ति के विरुद्ध यह अभियोग, यह आरोप लगाने का भय दिखलाता है, ठीक है, या यह भय दिखलाने का प्रयत्न करता है कि उसने ऐसा अपराध किया है, कि उस व्यक्ति ने ऐसा अपराध किया है, ठीक है, या करने का प्रयत्न किया है जो मृत्यु से या आजीवन कारावास से या 10 वर्ष तक के कारावास से दंडनीय है, यहां तक है। ठीक है। वह दोनों में से किसी भांति के कारावास, वह व्यक्ति जो डरा रहा है वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष की होगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा वो व्यक्ति। धारा 308 की उपधारा 6। ठीक है। अब बात करते हैं आगे धारा 308 की उपधारा 7। जो कोई किसी व्यक्ति को स्वयं उसके विरुद्ध या किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध
यह अभियोग लगाने के भय में डालकर कि उसने कोई ऐसा अपराध किया है या करने का प्रयत्न किया है जो मृत्यु से या आजीवन कारावास से या ऐसे कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष की हो सकेगी दंडनीय है, या यह कि उसने किसी अन्य व्यक्ति को ऐसा अपराध करने के लिए उत्प्रेरित करने का प्रयत्न किया है। उदापन जबरन वसूली करता है। वह दोनों में से किसी व्यक्ति के कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष की होगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने का दायी होगा। इसमें सेम है, इसमें डराने का प्रयास किया था, वसूली नहीं हुई थी, और इसमें डरा कर वसूली कर गया। ठीक है, ये साफ लिखा है। ये कहाँ पे गया वो, कारावास के अपराध से दंडित करेगा। ठीक है, उत्प्रेरित करने का प्रयत्न किया है, उदापन करता है। ठीक है, यानी कि पैसे ले गया, वसूली कर गया, कोई पैसे लेगा, कोई चीज लेगा, कोई वस्तु लेगा, ठीक है, या कोई साइन करवा गया। ठीक है, इसमें तो डरा रहा था, ठीक है, लेकिन वसूली नहीं हुई थी, लेकिन इसमें वसूली कर गया। ठीक है, और वसूली कर गया, उदापन कर गया, तो इसके लिए कितने वर्ष की सजा है? इसके लिए 10 वर्ष की सजा है भाई। इसमें भी 10 की और इसमें भी 10 की। ठीक है, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। ठीक है, ये फैक्ट थे थोड़े थोड़े समझने के। आइए आगे चलते हैं। अपकर्षण तथा उदापन। ठीक है, शब्दों का खेल है, अर्थ वही है। अपकर्षण तथा उदापन संपत्ति संबंधी अपराधों में चोरी के बाद अपकर्षण का स्थान है। इसे उदापन भी कहते हैं। ठीक है, इसे ही उदापन कहते हैं, इसे ही जबरन वसूली कहते हैं। संपत्ति संबंधी प्राय प्रत्येक अपराध में किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित किया जाता है। यद्यपि ऐसे वंचित किए जाने के तरीके सब में भिन्न भिन्न होते हैं। ठीक है, संपत्ति से तो वंचित किया ही जाएगा सभी में, चोरी में भी किया जाएगा, सभी में किया जाएगा, अपकर्षण में भी, ठीक है, और लूट में भी, लेकिन इसके जो तरीके हैं वो भिन्न भिन्न है। और यही भिन्नताएं संपत्ति संबंधी विभिन्न अपराधों में विभेद करती हैं। ठीक है, देखते हैं कैसे। अपकर्षण चोरी का ही एक रूप है। चोरी में किसी व्यक्ति को बिना किसी भय में डाले उसकी संपत्ति से वंचित किया जाता है। ठीक है, चोरी तो ऐसी है जिसमें किसी व्यक्ति को भय में नहीं डाला जाता और उसकी संपत्ति से वंचित किया, वो निकाल ले गया, पॉकेट मार ले गया, जैसे सीधा चोरी करके गया, संपत्ति को ले गया। जबकि अपकर्षण में ऐसे व्यक्ति को स्थिति कारित करने का भय बताकर उसकी संपत्ति से वंचित किया जाता है, और अपकर्षण को ही उदापन कहते हैं, उदापन को ही जबरन वसूली कहते हैं। इसमें क्या होगा, भय दिखाया जाएगा व्यक्ति को स्थिति कारित करने का, कि ऐसे कर देंगे नहीं तो इतने ये काम कर दे मेरा। ठीक है, जैसे बोल दिया सीधा 2 लाख रुपए दे दे, नहीं तो मार देंगे तेरे को। ठीक है, उसकी संपत्ति से वंचित किया जाता है। ठीक है, अगर वो पैसे दे तो देता है तो उदापन हो गया। ठीक है, लेकिन वो धमकी दी उसमें। जबकि अपकर्षण में ऐसे व्यक्ति को स्थिति कारित करने का भय बताकर उसकी संपत्ति से वंचित किया जाता है। ठीक है, इस प्रकार जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को समय, उसको या अन्य व्यक्ति को जानबूझकर कोई चोट या उपत्ति पहुंचाने के भय में इस आशय से डालता है कि वह उस व्यक्ति को उसकी कोई संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति या हस्ताक्षरित अथवा मुद्रांकित कोई चीज जिसे मूल्यवान प्रतिभूति में परिवर्तित किया जा सके परिदत्त करने के लिए उत्प्रेरित कर सके, तो वह अपकर्षण कहलाता है। ठीक है, और अपकर्षण को ही क्या बोलते हैं, उदापन।
और जबरन वसूली सेम है, बात वही है। चलिए आगे चलते हैं। अपकर्षण के लिए शर्तें हैं भाई। अपकर्षण की उपयुक्त परिभाषा से इसके निम्नलिखित तत्व स्पष्ट होते हैं भाई। नंबर 1, किसी व्यक्ति को चोट या उपत्ति के भय में डालना। ठीक है, चोट या भय के उपत्ति में डालने के बाद में डालना, भय के समय उस व्यक्ति को या उससे संबंधित किसी अन्य व्यक्ति को दिया जाना भाई। ठीक है, ऐसा भय जानबूझकर दिया जाना। ऐसे भय का परिणाम उस व्यक्ति को कोई संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति या कोई हस्ताक्षर या मुद्रांकित चीज जो मूल्यवान प्रतिभूति में परिवर्तित होने योग्य हो देने के लिए उत्प्रेरित करना। ठीक है, उत्प्रेरित ऑटोमेटिक हो जाता, उसको धमकी देता तो वो देगा या शिकायत करेगा। ऐसा कोई कार्य बेईमानी पूर्ण आशय से किया जाना हो। ये सभी के सभी पॉइंट अपकर्षण, उदापन या जबरन वसूली की। ठीक है, आगे चलते हैं। लेकिन मोटे तौर पर इन तत्वों को हम दो शीर्षकों के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, आइए, किसी व्यक्ति में समय उसमें या अन्य किसी व्यक्ति में संशय उसकी स्थिति पहुंचाने या भय उत्पन्न करना। अपकर्षण का प्रथम तत्व किसी व्यक्ति को समय उसको या अन्य किसी व्यक्ति को जानबूझकर स्थिति पहुंचाने अथवा उपत्तिकारित करने के भय में डालना। प्रथम तत्व ये है। ठीक है, जानबूझकर स्थिति पहुंचाना, उपत्तिकारित करने के भय में डालना। ठीक है, पहला तो ये है, ऐसी स्थिति अथवा उपत्ति शरीर, मस्तिष्क, प्रतिष्ठा अथवा संपत्ति किसी की भी संबंध में हो सकती है। जैसे मारने पीटने की धमकी देना, सदोष परिरोध में रखने की धमकी देना, अभियोग लगाने की धमकी देना। अभियोग का मतलब क्या है? केस लगाने की धमकी। मान हानिकरण अपमान लेख प्रकाशित करने की धमकी देना आदि। फिर ऐसे भय या धमकी संपत्ति के परिधान किए जाने के पूर्व उत्पन्न किए जाना अथवा दिया जाना आवश्यक है। ठीक है, यह धमकी कब दी जाना आवश्यक है, यह भय कब दिखाई जाना आवश्यक है? ऐसा भय या धमकी संपत्ति के परिधान किए जाने के पूर्व। ठीक है, संपत्ति दी नहीं है उससे पहले ऐसी धमकियां देना, पूर्व उत्पन्न किया जाना अथवा दिया जाना आवश्यक है। ठीक है, ये अपकर्षण के तत्व हैं। ठीक है, कि ऐसा ऐसा होगा। ठीक है, इसमें स्थिति की धमकी, उपत्ति शरीर, मस्तिष्क, प्रतिष्ठा अथवा संपत्ति किसी की भी संबंधित में हो सकती है वही धमकी। जैसे मारने पीटने की धमकी देना, सदोष प्रतिरोध में रखने की धमकी देना, अभियोग लगाने की धमकी देना, मान हानि, प्रतिष्ठा यानी कि गरिमा, व्यक्ति की जो प्रतिष्ठा है उसको अपमान करने के लिए कोई लेख छापने की धमकी देना। ठीक है, लेकिन ये धमकी कब दी जाना? ठीक है, ऐसा भय या धमकी संपत्ति के परिधान किए जाने के पूर्व, यानी कि संपत्ति अभी दी नहीं है, संपत्ति से पहले धमकी दी जानी है। तो ये सभी क्या है? अपकर्षण में आती है, उदापन में आती है, जबरन वसूली में आती है। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। तत्व दूसरा, उस व्यक्ति को कोई संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति
किसी व्यक्ति को प्रीदत्त करने के लिए बेईमानी से उत्प्रेरित करना। अपकर्षण का दूसरा आवश्यक तत्व भय में डाले जाने वाले व्यक्ति को कोई संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति प्रीदत्त करने के लिए बेईमानी से उत्प्रेरित करना। संपत्ति चल अथवा अचल कैसी भी हो सकती है, ठीक है, दोनों संपत्तियां हो सकती है इसमें, अपकर्षण, उदापन और वसूली में, ठीक है, यानी कि उसको उत्प्रेरित करना, ठीक है, कि ऐसे करते नहीं तो हम ऐसे करते, उत्प्रेरित होगा, बेईमानी से उत्प्रेरित किया, वो देना तो नहीं चाह रहा था लेकिन बेईमानी से दे रहा है। इस धारा के अंतर्गत अपकर्षण का अपराध तब तक पूर्ण नहीं होता जब तक कि भय में डाले जाने वाले व्यक्ति द्वारा संपत्ति के आधिपत्य का वास्तविक परिधान नहीं कर दिया जाता। पॉइंट है, अपकर्षण का अपराध, उदापन का अपराध, जबरन वसूली का अपराध तब तक पूर्ण नहीं होता, कब तक पूर्ण नहीं होता, जब तक वो उस वस्तु संपत्ति का कब्जा उस दूसरे व्यक्ति को नहीं देती, ठीक है। जैसे मोहन ने रवि को बोला कि तू मेरे को 10 लाख रुपए का चेक दे। वो बोला क्यों दे दूं? वो बोला 10 लाख का चेक दे दे, नहीं तो मैं तेरे बच्चे को किडनैप कर लूं, उठा लूं, ठीक है। अब तक उसने क्या दिया? अब तक उसने धमकी दी है, अपकर्षण पूर्ण तो नहीं हुआ है। अगर वो उसको 10 लाख रुपए का कैश भर के दे देता है, चेक भर के दे देता है, तो अपकर्षण, उदापन, जबरन वसूली क्या होगी? हो जाएगी भी, वास्तविक परिधान हो जाएगा। जब तक वो कब्जा नहीं देता, संपत्ति के आधिपत्य का वास्तविक परिधान नहीं कर दिया जाता, तब तक अपकर्षण नहीं होगा, ठीक है, या उदापन नहीं होगा, जबरन वसूली नहीं होगी। आगे देखते हैं। अपकर्षण के संबंध में एक केस है, सम्राट बनाम चतुर भैया, ठीक है, सम्राट बनाम चतुर भैया का एक महत्वपूर्ण केस है। इसमें एक कपड़े के व्यापारी को यह धमकी दी गई कि यदि वह विदेशी वस्त्र बेचना जारी रखेगा तो वह जुर्माने से दंडित किया जाएगा, ठीक है। उसमें विदेशी वस्त्र बेचना बंद नहीं किया और उसे जुर्माना देने के लिए विवश करने हेतु 2 घंटे तक उसकी दुकान पर क्या हुआ भाई? धरना प्रदर्शन, नारेबाजी की, पिकेटिंग की, ठीक है, जिससे उसके व्यापार को कुछ हानि पहुंची और अंत में उसने जुर्माना दे दिया, ठीक है। यह धारण किया गया कि जो व्यक्ति धरना प्रदर्शन कर रहे थे या जो नारे जो लगा रहे थे के लिए उत्तरदायी था, उसने इस धारा के अंतर्गत क्या किया? अपराध किया, यानी कि अपकर्षण उन्होंने किया है, ठीक है। तो ये जो केस था, सम्राट बनाम चतुर भैया का केस था, इसमें ये बात न्यायालय द्वारा कही गई थी, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे आ जाता है हमारे पास एक और इम्पोर्टेंट यानी कि महत्वपूर्ण धारा 309, जिसमें लूट का जिक्र किया गया, ठीक है, जिसमें किसका जिक्र किया गया? लूट का। आइए देखते हैं। धारा 309 की उपधारा 1, सब प्रकार की लूट में या तो चोरी
या उदापन होता है। ठीक है, तो सब प्रकार की जो लूट है उसमें या तो चोरी या उदापन होगा या जबरन वसूली होगी। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। धारा 309 में लूट की परिभाषा दी। धारा 309 की उपधारा 2, चोरी लूट है यदि उस चोरी को करने के लिए या उस चोरी के करने में या अभी प्राप्त संपत्ति को ले जाने या ले जाने का प्रयत्न करने में अपराधी उस उद्देश्य से स्वेच्छाएं किसी व्यक्ति या उस चोरी द्वारा की मृत्यु या उपपत्ति या उसका सदोष अवरोध या तत्काल मृत्यु या तत्काल उपपत्ति या तत्काल सदोष अवरोध का भय कारित करता है या कारित करने का प्रयास करता है। ठीक है, तो चोरी लूट यदि चोरी को करने के लिए या उस चोरी के करने में या अभी प्राप्ति संपत्ति को ले जाने में या ले जाने का प्रयत्न करने में। ठीक है, तो धारा 309 की उपधारा 2 ये बोलती है कि चोरी लूट है। कैसे? या तो संपत्ति को ले जाने में या ले जाने का प्रयास करने में। ठीक है, अपराधी उस उद्देश्य से स्वेच्छा किसी व्यक्ति या उस चोरी द्वारा की मृत्यु या उपपत्ति या उसका सदोष अवरोध या तत्काल मृत्यु या तत्काल उपपत्ति या तत्काल सदोष अवरोध का भय कारित करता है या कारित करने का प्रयत्न करता है। तो क्या है? वो चोरी लूट है, तत्काल है, इसमें तत्काल की बात है। ठीक है, भय कारित करता है व्यक्ति को या कारित करने का प्रयत्न करता है। ठीक है, किस किस का? वस्तु को ले जाने के लिए या ले जाने का प्रयत्न करने के लिए। कोई व्यक्ति है, कोई व्यक्ति रास्ते से जा रहा है और उसको दो बंदों ने घेर लिया। ठीक है, दो बंदों ने घेर लिया, तो दो बंदों ने उस व्यक्ति को घेर लिया, तो उसके पास कुछ पैसे हैं। वो पैसे छीनने के लिए या पैसे ले जाने के लिए, ठीक है, उसको बोलते हैं कि तेरे को मार दिया जाएगा। ठीक है, या ऐसे बोलते हैं तेरे को चोट पहुंचा दी जाएगी, या उसका सदोष अवरोध या तत्काल मृत्यु का। ठीक है, या ऐसे बोलते हैं कि तेरी अभी मृत्यु कर दी जाएगी, या ऐसे बोलते हैं कि तेरे को अभी तेरे पैर तोड़ दिए जाएंगे। तत्काल मृत्यु, तत्काल सदोष अवरोध का भय कारित करता है या कारित करने का प्रयत्न करता है। तो ये धारा 309 की उपधारा 2 में आएगा। ठीक है, चोरी लूट हो जाएगी। अब बात करते हैं धारा 309 की उपधारा 3। ठीक है, इसमें क्या लिखा है? उदापन, जबरन वसूली। ठीक है, जबरन वसूली भी लूट है यदि अपराधी वह उदापन करते समय, ठीक है, अभी किया नहीं, करते समय भय में डाले गए व्यक्ति की उपस्थिति में व्यक्ति वहीं पे है। ठीक है, भय में डाले गए व्यक्ति की उपस्थिति में और उस व्यक्ति को समय उसकी या किसी अन्य व्यक्ति की
तत्काल मृत्यु या तत्काल उपत्ति या तत्काल सदोष अवरोध के भय में डालकर वह उदापन करता है। ठीक है। और इस प्रकार भय में डाले गए व्यक्ति को उदापन की जाने वाली चीज उसी समय और वहां ही प्रीदत करने के लिए उत्प्रेरित करता है। ठीक है। तो ये धारा 309 की उपधारा 3 में आएगा। ठीक है। कोई व्यक्ति है कोई व्यक्ति गाड़ी से जा रहा है और उसके पास जाके उसके सामने रिवॉल्वर तान के खड़ा हो जाता है कि अभी छोड़ दे गाड़ी को, अभी इसी टाइम। तो क्या है, धारा 309 की उपधारा 3 में उदापन लूट किए इसे। ठीक, भय में डाला और व्यक्ति भी वहीं पे उपस्थित है। ठीक है। प्रेरित करने के लिए उत्प्रेरित करता है या चीज उसी समय और वहां ही प्रेरित करने के लिए उत्प्रेरित करता है। ठीक है। उसी समय कार को लेगा या उसी समय उस कार का कब्जा मांग रहा है। स्पष्टीकरण, इसमें स्पष्टीकरण देखते हैं। अपराधी का उपस्थित होना कहा जाता है यदि वह उस अन्य व्यक्ति को तत्काल मृत्यु के, तत्काल उपत्ति के या तत्काल सदोष अवरोध के भय में डालने के लिए पर्याप्त रूप से निकट हो। यह स्पष्टीकरण है इसका। धारा 309(3) में है, तत्काल होगा सब कुछ। व्यक्ति को तत्काल मृत्यु के लिए, तत्काल उपत्ति के लिए या तत्काल सदोष अवरोध के भय में डालने के लिए पर्याप्त रूप से निकट हो। ठीक है। एक केस देखते हैं। कह ये को दबोच लेता, दबोच लिया भाई, कहना ये दबोच लिया, और ये के कपड़े में से ये का धन और आभूषण ये की सम्मति के बिना कपट पूर्वक निकाल लेता। निकाल लिया, वहीं पे था और वहीं से निकाला। ठीक है। यहां कै ने चोरी की है, भाई, और वह चोरी करने के लिए स्वेच्छाएं ये का सदोष अवरोध कारित करता है। ठीक है। सदोष अवरोध कारित करता है, इसलिए कै ने लूट की है। ठीक है। आगे देखते हैं। लूट का अपराध कारित होने के लिए उसके आवश्यक तत्वों को हम दो भागों में विभाजित करते हैं। दो भागों में बांट दिया भाई लूट के आवश्यक तत्व। वे सभी तत्व जो चोरी एवं अपकर्षण के होते हैं, वे सभी लूट के होंगे। एवं अतिरिक्त तत्व, वे सभी तत्व जो चोरी एवं अपकर्षण के होते हैं, जैसा कि लूट की परिभाषा से स्पष्ट है। सभी प्रकार की लूट में चोरी या अपकर्षण होता है, अतः वे सभी तत्व जो चोरी एवं अपकर्षण के होते हैं, लूट के भी आवश्यक तत्व हैं। अर्थात संपत्ति का किसी व्यक्ति के आधिपत्य में होना। ठीक है। यानी कि संपत्ति का किसी व्यक्ति के कब्जे में होना। ठीक है। आगे देखते हैं। चोरी की अवस्था में ऐसी संपत्ति का चल एवं अपकर्षण की अवस्था में चल एवं अचल किसी भी प्रकार की संपत्ति का होना आवश्यक है। ठीक है। अपकर्षण में अचल संपत्ति भी हो सकती है, चल संपत्ति भी हो सकती है, दोनों। ठीक है। अपकर्षण में तो दबाव बना के ये भी लिखवा सकता है कि रजिस्ट्री मेरे नाम कर दे जमीन की। पॉइंट नंबर 3 देखते हैं। ऐसी संपत्ति को लिया या हटाया जाना। ठीक है। ये भी लूट में आएगा। कोई संपत्ति को वहां से हटाया
जाना या लिया जाना। पॉइंट नंबर 4, संपत्ति के मालिक की सहमति के बिना लिया जाना या हटाया जाना। इसमें सहमति की जरूरत ही नहीं है। ठीक है। नंबर 5 देखते हैं, कपटपूर्ण अथवा बेईमानी पूर्ण आशय से प्रेरित होकर संपत्ति को लिया या हटाया जाना। यह भी लूट का हिस्सा है। अपकर्षण की अवस्था में संपत्ति के स्वामी को स्थिति या उपत्ति पहुंचाने का भय उत्पन्न करना। भाई इन सभी तत्वों का विस्तृत वर्णन चोरी एवं अपकर्षण शीर्षक के अंतर्गत किया जा चुका है। ठीक है। तो ये सभी लूट में आते हैं, लूट के ही इससे। आइए आगे चलते हैं। अतिरिक्त जो बात हो रही थी, अतिरिक्त तत्व, वो देखते हैं वो क्या था। ठीक है। अतिरिक्त जो तत्व जो थे उसके बारे में देखते हैं। अतिरिक्त तत्व, अतिरिक्त तत्व लूट के कुछ अतिरिक्त तत्व होते हैं भाई, जो उसे चोरी एवं अपकर्षण से लूट में परिवर्तित करते हैं। यही वह तत्व है जो चोरी एवं लूट तथा अपकर्षण एवं लूट में अंतर भी करते हैं। ये अतिरिक्त तत्व निम्नलिखित है। नंबर 1, लूट में हिंसा। हिंसा का प्रयोग किया जाना आवश्यक है। ठीक है। और ऐसा प्रयोग निम्नलिखित 4 उद्देश्यों में से किसी एक के लिए किया जाना आवश्यक है। ये बोल रहा है कि लूट के अंदर हिंसा का प्रयोग किया जाना आवश्यक है। ठीक है। कोई जा रहा है, उसको दबोच लिया, हिंसा हुई, हिंसा में ही दबोचता जाके। 2 व्यक्तियों ने एक बंदे को दबोच लिया, उसकी थप्पड़ मार दी, फिर लूट लिया। तो ऐसा प्रयोग निम्नांकित 4 उद्देश्यों में से किसी एक के लिए किया जाना चाहिए। वह चोरी करने के लिए किया गया हो। ठीक है। यानी कि हिंसा चोरी करने के लिए की गई हो, चोरी करते हुए की गई हो, चोरी करते हुए की गई हो, चुराई हुई संपत्ति को ले जाते समय किया गया हो, ये भी हो सकता है भाई। चुराई गई संपत्ति को ले जाने का प्रयास करते हुए किया गया हो। यदि हिंसा का प्रयोग किसी अन्य उद्देश्य से किया जाता है तो वह चोरी में परिवर्तित नहीं होगी भाई। ठीक है। कोई और उद्देश्य से लिए किया है तो वो चोरी में परिवर्तित नहीं होगी, चोरी लूट में परिवर्तित नहीं होगी भाई। ठीक है। ऐसे मान लो 2 व्यक्तियों में झगड़ा होगा, नहीं उसकी कोई वस्तु ली, नहीं वो चीज ले गया, तो कैसे परिवर्तित हो जाएगी? कुछ सामान तो लेके ही नहीं गया, कोई संपत्ति नहीं लेके गया। तो ये इसके 4 उद्देश्यों में से एक होना जरूरी है। ठीक है। उदाहरण देखते हैं। एक संपत्ति का मालिक चोर का पीछा करता है। चोर चोरी की संपत्ति को वहीं छोड़ देता है, फिर भी उसका मालिक चोर का पीछा किए रहता है। चोर बच निकलने के लिए संपत्ति के मालिक पर पत्थर फेंकता है, जिससे उसको कुछ चोट लगती है। यहाँ लूट का अपराध कारित नहीं हुआ। क्यों? वस्तु छोड़ी गया, वस्तु तो पहले ही छोड़ दी, वो अपनी जान बचाने के लिए मारा उसने कुछ पत्थर, क्योंकि उस व्यक्ति ने पत्थर अपने बच निकलने के लिए फेंके, न कि चोरी की संपत्ति को ले जाने के लिए। ठीक है। आइए आगे देखते हैं। तो अगर लूट में हिंसा है, हिंसा का प्रयोग किया जाना आवश्यक है। अगर हिंसा इन तत्वों के लिए है तो वो क्या है भाई? लूट है। अगर इन तत्वों के लिए इंसान नहीं है, इन उद्देश्यों के लिए इंसान नहीं है, तो वो लूट नहीं है। आगे देखते हैं। एक केस है
रमेश दासू चौहान बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के मामले में अभियुक्त गणों पर लूट एवं हत्या का आरोप था। अभियुक्त गणों ने मृतक के मकान में घुसकर लूट की तथा मृतक की गला घोटकर हत्या कर दी। अभियुक्त गणों को मृतक के घर में दवार से प्रवेश करते हुए देखा गया। लूट की संपत्ति अभियुक्त गणों की सूचना पर बरामद की गई। ठीक है। अभियुक्त गण मृतक के घर में प्रवेश करने तथा वहां घटना के समय बने रहने का कोई स्पष्टीकरण नहीं दे सके। भाई अभियुक्त गणों को लूट एवं हत्या के लिए दोष सिद्ध किया गया। ठीक है, तो ये एक केस है। आगे देखते हैं। आगे धारा 310 की बात करते हैं हम, जिसमें लिखा है, क्या लिखा है इसमें है डकैती। अच्छा, एक बात और देखते हैं, इसमें सजा के बारे में नहीं देखा हमने। लूट में सजा, लूट में सजा के लिए और देखते हैं। लूट में सजा, एक नया पेज ले लेते हैं। तो लूट में सजा की देखते हैं। लूट में सजा, इसमें सजा का प्रावधान कहां पे क्या है। लूट तो धारा 309 की उपधारा 4 सजा। ठीक है, उपधारा 4, जो कोई लूट करता है वह कठिन कारावास से, जिसकी अवधि 10 वर्ष की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडित होगा। और यदि लूट राजमार्ग पर सूर्य अस्त के पश्चात और सूर्य अस्त के पूर्व की जाए तो कारावास 14 वर्ष तक का हो सकेगा। पॉइंट लिखते हैं इसमें, सजा। ठीक है, कठिन कारावास, कठिन कारावास कितने वर्ष का? 10 वर्ष तक की अवधि हो सकती है भाई, 10 वर्ष तक। ठीक है, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडित होगा, प्लस जुर्माना। ठीक है, अब 2 पॉइंट दे दिए इसमें धारा 309 की उपधारा 4 में। अगर लूट राजमार्ग पर सूर्यास्त के पश्चात होती है, राजमार्ग पर सूर्यास्त के पश्चात या और सूर्य उदय से पहले, सूर्य उदय से पहले होती है, से पहले लूट होती है, तो सजा कितनी होगी? 14 वर्ष का कारावास। कारावास 14 वर्ष में। ठीक है, 14 वर्ष तक हो सकेगी, 14 वर्ष तक की हो सकती है। धारा 309 की उपधारा 4, कठिन कारावास, लूट में कितने वर्ष? 10 वर्ष तक प्लस जुर्माना। ठीक है, अगर लूट सूर्य निकलने से पहले
या सूर्य अस्त के बाद, सूर्य छिप जाता उसके बाद होती है तो कारावास, और राजमार्ग पर होती है तो कारावास 14 वर्ष तक हो सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं। धारा 309 की उपधारा 5, इसमें भी सजा के बारे में बताएगा। जो कोई लूट करने का प्रयत्न करता है, लूट हुई नहीं, प्रयत्न किया, प्रयत्न करता हुआ कठिन कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने का विधायी होगा। ठीक है, लूट का प्रयत्न करता है, लूट का प्रयत्न, लूट की नहीं है लेकिन प्रयत्न किया है नहीं। प्रयत्न करता है तो कितने वर्ष की सजा? 7 वर्ष की सजा प्लस जुर्माना, 7 वर्ष तक की सजा हो सकती है। ठीक है, अब एक धारा और है, धारा 309 की उपधारा 6। इसमें क्या दिया हुआ है? यदि कोई व्यक्ति लूट करने में या लूट का प्रयत्न करने में स्वेच्छाएं उपत्ति कारित करता है तो ऐसा व्यक्ति और कोई अन्य व्यक्ति ऐसी लूट करने में या लूट का प्रयत्न करने में संयुक्त तौर पर संबंधित होगा भाई, वह आजीवन कारावास से या कठिन कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। तो इसमें लिखा है अगर स्वेच्छा उपत्ति करता है, उपत्ति कारित करता है। ठीक है, कोई व्यक्ति लूट करने में या लूट का प्रयत्न करने में, या तो लूट कर ही ली या लूट का प्रयत्न किया है, उसमें प्रयत्न, प्रयत्न प्लस लूट। ठीक है, या तो प्रयत्न किया या लूट कर ही ली, ऐसा कोई और कोई अन्य व्यक्ति ऐसी लूट करने में या लूट करने का प्रयत्न करने में संयुक्त तौर पर संबंधी होगा, वह आजीवन कारावास से, ठीक है, सजा होगी इसमें आजीवन कारावास, सजा आजीवन कारावास या कठिन कारावास से, आजीवन कारावास प्लस कठिन कारावास या कठिन कारावास, कठिन कारावास जिसकी अवधि कितनी होगी? 10 वर्ष, 10 वर्ष तक हो सकती है भाई, प्लस जुर्माना तक, प्लस जुर्माना। ये दंडित किया जाएगा भाई। ठीक है, तो ये थी धारा 306। तो ये हमने सजा देख ली, आगे देखते हैं धारा कौन सी थी? डकैती 310। धारा 310 डकैती। डकैती के बारे में देखते हैं। धारा 310 की उपधारा 1, इसमें डकैती की परिभाषा दी गई है। जन 5 या 5 से अधिक व्यक्ति संयुक्त होकर लूट करते हैं। उनमें व्यक्तियों की नहीं थी, इसमें व्यक्ति है, इससे ये पता चलता है कि डकैती है। 5 या 5 से अधिक व्यक्ति संयुक्त होकर लूट करते हैं या करने का प्रयत्न करते हैं, या जहां की वे व्यक्ति जो संयुक्त होकर लूट करते हैं या करने का प्रयत्न करते हैं और वे
व्यक्ति जो उपस्थित है और ऐसे लूट के किए जाने या ऐसे प्रयत्न में मदद करते हैं, कुल मिलाकर 5 या अधिक हैं, तब प्रत्येक व्यक्ति जो इस लूट करता है या उसका प्रयत्न करता है या उसमें मदद करता है, कहा जाता है कि वह डकैती करता है। 5 व्यक्ति हों भाई, ठीक है, सीधी बात है, और उपस्थित हों 5 के 5 वहीं पे, या मदद करते हो, एक लोकेशन दे रहा हो, 4 पीछे पीछे लगे हो, या 2 लोकेशन दे रहे हो, 3 पीछे पीछे लगे हो, एक गाड़ी चला रहा हो या 4 लूट रहे हो, 4 एक गाड़ी चला रहा हो और एक लोकेशन बता रहा हो, फिर 3 उन व्यक्तियों को पकड़े, तो वो लूट क्या कहलाएगी? डकैती कहलाएगी। ठीक है, कुल मिलाकर 5 व्यक्ति या उससे अधिक होने चाहिए, कम से कम 5, तो वो क्या कहलाएगी? डकैती कहलाएगी। जो लूट है वो डकैती कहलाएगी। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे देखते हैं इसको। जो कोई डकैती करता हुआ है आजीवन कारावास से या कठिन कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। सजा के बारे में बताया। ठीक है, तो इसमें सजा के बारे में बताया है। सजा देखते हैं। धारा 310 की उपधारा 2, जो कोई व्यक्ति डकैती करता है वह आजीवन कारावास से या कठिन कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। डकैती कर दी हुई इसमें, तो धारा 310 की उपधारा 2, डकैती जिसने कर दी और वो व्यक्ति शामिल है, उनको क्या है? कठिन कारावास भी हो सकता है और आजीवन कारावास से। वह आजीवन कारावास से या कठिन कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी, वे दंडित किए जाएंगे। धारा 310 की उपधारा 3, ठीक है, यदि ऐसे 5 या अधिक व्यक्तियों में से जो संयुक्त होकर डकैती कर रहे हों, कि नहीं ये कर रहे हों, कोई एक व्यक्ति इस प्रकार डकैती करने में हत्या कर देता है, तो उन व्यक्तियों में से प्रत्येक व्यक्ति मृत्यु से या आजीवन कारावास से या कठिन कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष से कम नहीं होगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, धारा 310 की उपधारा 3। ठीक है, क्या बोलता है? अगर 5 व्यक्ति, उनमें से किसी ने, एक ने मर्डर कर दिया, कोई मृत्यु कर दी किसी की, ठीक है, तो 5 को समान रूप से क्या मिलेगी? सजा मिलेगी। ठीक है, सजा आजीवन कारावास भी हो सकती है, कठिन कारावास भी हो सकती है, जिसकी अवधि 10 वर्ष से कम नहीं होगी। आगे देखते हैं। धारा 310 की उपधारा 4, जो कोई डकैती करने के लिए कोई तैयारी करता है वह कठिन कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। डकैती की नहीं है, डकैती की तैयारी कर रहा है। ठीक है, तो वो कठिन कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष की होगी, दंडित किया जाएगा। अब धारा 310 की उपधारा 5, जो कोई डकैती करने के प्रयोजन से एकत्रित 5 या अधिक व्यक्तियों में से एक है, वह कठिन कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का दायी होगा। ठीक है, जो कोई डकैती करने का प्रयोजन से एकत्रित होते हैं, वह एकत्रित हो गए, और उनमें 5 में एक था गया, 5 में से एक है,
तो वह कठिन कारावास की अवधि से 7 वर्ष तक की सजा होगी भाई, और जुर्माना भी दे होगा। आगे देखते हैं भाई धारा 310 की उपधारा 6। जो कोई ऐसे व्यक्ति की टोली का है जो अभ्यासरत डकैती करने के प्रयोजन से संयुक्त हो, वह आजीवन कारावास से या कठिन कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। ठीक है, जो कोई ऐसा व्यक्ति है, व्यक्तियों की टोली का है जो अभ्यासरत, जो बहुत क्या करते हैं, ये जो डकैती करते हैं, अभ्यासरत डकैती करने के प्रयोजन से संयुक्त हो, ठीक है, वह आजीवन कारावास से या कठिन कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। तो ये थी धारा 310 की उपधारा 6। आगे देखते हैं इसके कुछ। आगे धारा है हमारे पास धारा 311। ठीक है, धारा 311 जो हमको क्या बोलती है, मृत्यु या घोर उपत्ति कारित करने के प्रयत्न के साथ लूट या डकैती। ठीक है, इसको देखते हैं। मृत्यु या घोर उपत्ति कारित करने के लिए करने के प्रयत्न के साथ लूट या डकैती। यदि लूट या डकैती करते समय अपराधी किसी घातक आयुध का उपयोग करता है, ठीक है, या किसी व्यक्ति को घोर उपत्ति है तो वह कारावास जिससे ऐसा अपराध दंडित किया जाएगा 7 वर्ष से कम का नहीं होगा। ठीक है, यदि लूट या डकैती करते समय अपराधी किसी घातक आयुध का उपयोग करता है, ठीक है, या किसी व्यक्ति को घोर उपत्ति कारित करता है, या किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित करने या उसे घोर उपत्ति कारित करने का प्रयत्न करता है, तो वह कारावास जिससे ऐसा अपराध दंडित किया जाए 7 वर्ष से कम का नहीं हो। ठीक है, इस लाइन में कुछ मिस्टेक है, इसको यहाँ पे देखते हैं। यहां तक ठीक है। मृत्यु या घोर उपत्ति कारित करने के प्रयत्न के साथ लूट या डकैती। ठीक है, यदि लूट या डकैती करते समय अपराधी किसी घातक आयुध का उपयोग करता है, ठीक है, या किसी व्यक्ति को घोर उपत्ति कारित करता है, यहां से आएगी कारित करता है, घोर उपत्ति कारित करता है। ठीक है, या किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित करता है, या किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित करता है। ठीक है, मृत्यु कारित करता नहीं है, करने या घोर उपत्ति कारित करने का प्रयत्न करता है।
कारित करने का प्रयत्न करता है। प्रयत्न करता है तो वह कारावास जिससे ऐसा अपराध दंडित किया जाएगा 7 वर्ष से कम का नहीं होगा। ठीक है। यदि लूट या डकैती करते समय अपराधी किसी घातक आयुध या कोई हथियार ले रखा है, कोई आयुध ले रखा है, ठीक है, का उपयोग करता है या किसी व्यक्ति को घोर उपत्ति कारित करता है या किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित करने या घोर उपत्ति कारित करने का प्रयत्न करता है। ठीक है, या तो कारित करता है या प्रयत्न करता है। ठीक है, तो वह कारावास जिससे ऐसा अपराधी दंडित किया जाए 7 वर्ष से कम का नहीं होगा। यह धारा 311 में लिखा हुआ। लूट के साथ मृत्यु या घोर उपत्ति कारित करने के प्रयत्न के साथ लूट या डकैती। ठीक है, अगर मृत्यु या घोर उपत्ति कारित करने के प्रयत्न के साथ लूट या डकैती करता है, ठीक है, तो उसकी सजा 7 वर्ष से कम की नहीं होगी। धारा 311 में यह बात लिखी हुई है। ठीक है, हत्या सहित डकैती, यह धारा 310 की उपधारा 3। ठीक है, ये हमने पीछे भी देखी थी और फिर से आ गई। ठीक है, हत्या सहित डकैती, हत्या भी हुई है और डकैती भी। में हत्या सहित डकैती की है के बारे में प्रावधान किया गया है। यह डकैती को एक गंभीर रूप है। यह डकैती का गंभीर रूप है। इस धारा का क्षेत्र अत्यंत विस्तृत है। यह धारा हत्या के लिए सभी व्यक्तियों के दायित्व का निर्धारण करती है। सभी व्यक्तियों को समान, 5 है तो 5 को समान सजा मिलेगी। इस धारा की 2 शर्तें आवश्यक है। नंबर 1, डकैती का अपराध संबंधित व्यक्तियों द्वारा संयुक्त रूप से कारित किया जाना चाहिए। ठीक है, एवं हत्या डकैती का अपराध कारित किए जाने के दौरान किया जाना चाहिए। ठीक है, जब डकैती की है ना तो उसी के दौरान हत्या हुई। यह आवश्यक नहीं है कि हत्या सभी अभियुक्तों की संयुक्त उपस्थिति में की गई हो। डकैती ही शायद एकमात्र ऐसा अपराध है जिसे 4 प्रकरणों द्वारा दंडनीय बनाया गया है। ये 4 प्रकरण है। ये ऐसे बोलता है कि जरूरी नहीं है कि 5 के 5 वहीं पे उपस्थित हो जिन्होंने डकैती की है। हो सकता है 4 भाग रहे हो, एक ने पीछे से गोली मार दी हो। 5 भाग रहे हो और 5 का कोई जिस जहां पे डकैती हुई वो पीछा कर रहा हो और एक ने उनमें से गोली मार दी। ठीक है, तो जिसे 4 प्रकरणों पर दंडित बनाया गया है। 4 प्रकरण देखते हैं डकैती के कौन कौन से हैं। 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों द्वारा मिलकर वस्तुत लूट कारित किया जाना। 5 व्यक्ति होंगे डकैती में। ऐसे व्यक्ति द्वारा लूट का प्रयत्न करना। व्यक्तियों द्वारा, जो 5 व्यक्ति हैं उनके द्वारा लूट का प्रयत्न करना, प्रयास करना। डकैती करने के लिए तैयारी करना। पहले तैयारी होती है डकैती के लिए 5 के 5। डकैती करने के प्रयोजन से एकत्रित होना। 5 के 5 वहां पे इकट्ठे हो गए। ठीक है, तो ये 5 प्रक्रम है डकैती। 4 प्रक्रम है डकैती के। 5 व्यक्तियों द्वारा लूट का प्रयास करना। डकैती करने के लिए तैयारी करना। पहले डकैती करने के प्रयोजन से एकत्रित होना। एक केस है बीरबल चौधरी बनाम स्टेट ऑफ बिहार के मामले में 5 से अधिक अभियुक्तों द्वारा पीड़ित व्यक्ति का अपहरण कर उसे परिरोधित किया गया तथा उसके कब्जे से नकदी आदि लूट लिए गए। इसे डकैती माना गया। इस संबंध में सम्राट बनाम लश्कर का एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रकरण है भाई। इसमें डकैतों के एक गिरोह ने
एक व्यक्ति के घर पर हमला कर दिया, ठीक है। उसमें से एक व्यक्ति के पास बंदूक थी, यानी कि 5 थे, और 5 में से यानी कि डकैतों का एक क्या था, गिरोह था, उन हमला कर दिया एक घर के ऊपर, और उनमें से एक के पास बंदूक थी। डकैत घर की संपत्ति को लूटने एवं उसे लेकर भागने में सफल हो गए। घर के बाहर बहुत से ग्रामीणों की भीड़ एकत्रित हो गई थी। उनके बीच में रास्ता बनाते हुए एक डकैत ने एक व्यक्ति को गोली से मार डाला और एक दूसरे व्यक्ति को गंभीर चोट पहुंचाई, और वह व्यक्ति थोड़ी देर बाद मर गया। यह धारण किया गया कि चुराई हुई संपत्ति ले जाते समय डकैतों ने हत्या की, उसके लिए प्रत्येक हत्या का अपराधी, जो डकैती में शामिल थे सभी हत्या के अपराधी, क्योंकि वो भाग रहे थे। आगे देखते हैं। हत्या सहित डकैती के मामले में दंड के संबंध में एक केस है भाई, केस है ओम प्रकाश बनाम स्टेट ऑफ तमिलनाडु, ठीक है, का एक उदंडनीय मामला, ठीक है। इसमें उच्चतम न्यायालय द्वारा यह कहा गया कि दंड देते समय न्यायाधीशों को अपनी व्यक्तिगत भावनाओं के प्रवाह में नहीं बहना चाहिए। तो ओम प्रकाश बनाम स्टेट ऑफ तमिलनाडु के मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि न्याय देते समय न्यायाधीशों को अपनी व्यक्तिगत भावनाओं के प्रवाह में नहीं बहना चाहिए, और न विख्यात विधि शास्त्रियों द्वारा लिखित पुस्तकों पर आधारित रहना चाहिए। दंड के सुस्थापित सिद्धांतों का अनुसरण किया जाना अपेक्षित है, ठीक है। आबंध कर न्यायिक निर्णयों को बाइबल मानते हुए, ठीक है, यानी कि जो न्यायिक निर्णय जो है उनको बाइबल मानते हुए उन पर अपने निर्णय को आधारित किया जाना चाहिए। अज्ञात व्यक्तियों पर डकैती का अभियोजन लाने, 10 वर्ष बाद अभियुक्त की गिरफ्तारी होने, उनकी सूचना पर बरामद हथियारों से घटना का संबंध स्थापित न हो पाने पर भी अभियुक्त गणों को दोषित कर दिया जाना न्याय संगत नहीं है, ठीक है। ये उच्चतम न्यायालय ने कहा था ओम प्रकाश बनाम स्टेट ऑफ तमिलनाडु, जिसमें क्या हुआ कि अज्ञात व्यक्तियों पर डकैती का अभियोजन चलाएगा, ठीक है, और 10 वर्ष बाद अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई। उनकी सूचना पर बरामद हथियारों से घटना का संबंध स्थापित न हो पाना, घटना का संबंध स्थापित ही नहीं हुआ, और अभियुक्त गणों को क्या कर दिया, फिर भी दोषित कर दिया जाना न्याय संगत नहीं है, ठीक है। दोषित कर दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे ये बात कही न्याय संगत नहीं है, अभी दोषित कर दिया जाना न्याय संगत नहीं है, क्योंकि अज्ञात व्यक्ति हैं और 10 वर्ष बाद उनकी गिरफ्तारी हुई है, फिर उनकी सूचना पर हथियार जो बरामदगी घटना से संबंधित नहीं है, ठीक है। तो ये जो बात थी उच्चतम न्यायालय ने की, ओम प्रकाश बनाम स्टेट ऑफ तमिलनाडु के केस में ये बात कही थी। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।